जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सबको। प्यारे बच्चों, जो आज मैं टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है व्याख्या कौशल, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण कौशल। ठीक है, अगर एक लाइन में कहा जाए स्पष्टीकरण, अगर आपके मन में प्रश्न चलता है कि स्पष्टीकरण है क्या, तो किसी भी विषय वस्तु का या किसी भी विषय का तर्क संगत प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? व्याख्यान कौशल कहलाता है। ठीक है, और इस कौशल में हर एक शिक्षक निपुण होना चाहता है, और ये प्राथमिक स्तर पे उतना उपयोगी नहीं माना जाता है, लेकिन हायर स्तर पे, उच्च स्तर पे कह सकते हैं कि व्याख्यान कौशल ज़्यादा ही प्रभावशाली माना जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कम समय में ज़्यादातर चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। सिलेबस को बहुत जल्दी कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टीचर को इस कौशल में निपुण होना चाहिए। ठीक बात। अब यहाँ पर जो मैं मुख्यतः बात बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वो है आपका कौशल के घटक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 8 महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके अलावा भी घटक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो 8 है। अगर इन 8 घटकों को आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो आप व्याख्या कौशल में निपुण हो जाएंगे। ठीक है, व्याख्यान आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। जिसमें पहला है घटक व्याख्यान में प्रयुक्त भाषा सरल एवं स्पष्ट होना ना। तो जब भी आप व्याख्यान दे रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें आप प्रयास करें कि जो भाषा की प्रस्तुतिकरण है वो क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, और बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए, ताकि उनको जो व्याख्यान दिया जा रहा है उनको आत्मसात करने में सुविधा हो। जो आप होता क्या है प्यारे बच्चों ना, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी टीचर व्याख्यान देता है तो उस व्याख्या के माध्यम से ही लगभग, मेरा जो मानना है, लगभग 70 से 80% चीज़ों को वो स्पष्ट कर लेता है, और बच्चों को 70 से 80% तक समझ में आ जाता है। ये ध्यान रखिए, उनको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि व्याख्या से ही उनको ये सारी चीज़ें अवगत हो जाती हैं। ठीक है, बाकी 10-20% बच्चा अगर पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर ले, और जा करके जब पढ़ाया गया जा करके घर पे वो अध्ययन कर लेता है, तो 100% कहीं ना कहीं उसको उसकी प्राप्ति, या जो जिस भी सूचना या तथ्य या नियम सिद्धांत की जानकारी टीचर देना चाहता है, पूरी जानकारी उसको हो जाती है प्यारे बच्चों। तो इसलिए व्याख्यान कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी चीज, व्याख्यान में उचित गति, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्याख्यान आप जब भी दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? गति, उचित गति होनी चाहिए। ऐसी गति होनी चाहिए कि कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से आपकी जो व्याख्या है या संप्रेषण है वो सुनाई दे प्यारे बच्चों। ठीक है, आरोह अवरोह, जो आवाज की गति है उसमें क्या होना चाहिए? उतार चढ़ाव भी होना चाहिए ना। आरोह का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होना चाहिए? घटे और बढ़े। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही वे में, एक ही फ्लो में आप क्या करें? व्याख्यान की प्रस्तुतिकरण करें ना। तो उसको क्या करना चाहिए? उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, और अवरोह आरोह भी आपके व्याख्यान में होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर व्यवहारिक रूप से कहा जाए कि जब भी आप व्याख्यान प्रस्तुतिकरण करें तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर आपको लगे कि अपने आवाज़ को थोड़ा मधुर बनाना है, शीतल या कोमल बनाना है, तो उस तरीके से आप उसकी प्रस्तुतिकरण करें। और जहाँ पर किसी भी शब्द को बल देना है ना, या फिर जोर दे करके उसको स्पष्टीकरण करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको
थोड़ा सा तेज़ी से बोलेंगे, थोड़ा सा बल दे करके बोलेंगे तो बच्चे उस पर फोकस करेंगे। और उसके साथ क्या करिए, बोर्ड पे भी उस शब्द को लिख दीजिए तो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए व्याख्यान में क्या होना चाहिए, उचित आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके पश्चात है व्याख्यान में स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप प्यारे बच्चों व्याख्यान दे रहे हों तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक तो होता है कि जब स्टार्ट हम व्याख्यान करते हैं तो एक पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण होता है ना, कि जो हम पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसी पे ना आए, पहले जो बच्चे पढ़ाया गया है जो टॉपिक ना, तो जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि अर्थशास्त्र विषय में मान लीजिए हमको पढ़ाना है उत्पादन टॉपिक ना, तो उत्पादन टॉपिक में अगर मान लीजिए हमको पढ़ाना है इसके अंतर्गत जैसे भूमि हो गया ना, भूमि हो गया, फिर उसके बाद श्रम हो गया ना, और पूंजी हो गई, साधन हो गए, ये बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो पहले बच्चों को क्या करिए, प्रस्तावना जो हमने उत्पादन के बारे में पहले पढ़ा रखा है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करिए कि प्यारे बच्चों किसी भी देश में जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उन विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मुख्यतः कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक उद्यमी चाहिए ना, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, साधन चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए ना, जिसके आधार पे हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम भूमि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब इससे पता चलता है बच्चों को कि आज हम लोग भूमि पाठ पे ही अध्ययन सर कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे निष्कर्ष कथनों का भी प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हम किस चीज़ पे अध्ययन बच्चों को आज करा रहे हैं। इसलिए उसको बोर्ड पे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आज भूमि नामक पाठ का अध्ययन कराया जाएगा, या टॉपिक का नाम आप क्या करें, लिख दें, जिससे बच्चों को स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाल लें कि आज यही टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगर आप आकर के व्याख्या में सिर्फ व्याख्या देने लगते हैं प्यारे बच्चों, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि पढ़ाया क्या गया, बताया क्या गया। तो इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे या उससे पूर्व में जो पढ़ाया गया है वो भी थोड़ा सा परिचित कराते हुए व्याख्या दिया जाए। ठीक है, वहाँ से ही प्रारंभ किया जाए पाठ को। उसके बाद है व्याख्यान या स्पष्टीकरण करने के लिए दृश्य उपकरण का भी प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, टीचर जब पढ़ाए तो कुछ ऐसे दृश्य सामग्री लेकर के आए जिससे हम क्या कर सकें, उसको बता सके। जैसे एक टॉपिक हमने अर्थशास्त्र में लिया था उत्पादन ना, उत्पादन से रिलेटेड अगर मान लीजिए बच्चों को बताना है कि भारत में कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, बाहर से कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादन हम मंगाते हैं, बाहर कौन कौन सी वस्तुएं भेजते हैं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में बताना है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कुछ वास्तविक वस्तुएं ला सकते हैं, गेहूं ला सकते हैं, चावल ला सकते हैं, जौ ला सकते हैं, चना ला सकते हैं, अरहर ला सकते हैं, चाय पत्ती ला सकते हैं ना, या फिर उसके पैकेट ला सकते हैं, घी तेल के डब्बे ला सकते हैं छोटे छोटे आप, या पैकेट के रूप में भी आजकल मिलते हैं, चॉकलेट बिस्किट के भी रैपर मिलते हैं, आप उनको जेब में छिपा के रखिए और जब उसकी आवश्यकता पड़े तो उस दृश्य सामग्री या उपकरण का क्या कर रही है, प्रयोग करके बच्चों को बता दीजिए कि हम व्यापार इन चीज़ों का कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ नहीं है उनको मंगा रहे हैं, तो इन वस्तुओं को दिखा करके कि इन वस्तुओं को हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए दृश्य उपकरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है व्याख्यान। अब इसके माध्यम से जब आप कोई चीज़ें दिखा देते हैं और उस पर व्याख्या करते हैं तो उस बच्चे के मस्तिष्क पटल पे वो जो टॉपिक है वो धारण वो कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दृश्य जो होता है साधन वो ज़्यादातर उपयोगी माना जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर श्रव्य है, आप दिखा रहे हैं वस्तु को, जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर, अगर मार्कर नहीं रहता, सिर्फ मार्कर के बारे में बताऊं कि मार्कर बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखने की एक सामग्री होती है और ये ब्लैक कलर का चलता है, ब्लू भी चलता है,
तो एक हाइपोथेटिकल सिर्फ आप सोच रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जब दिखा दे रहे हैं कि ये ब्लू कलर का ब्लैक कलर का क्या है, ये मार्कर है। देखो बेटा ये ब्लैक कलर का चल रहा है जिससे हम लिख रहे हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, ये मार्कर होता है। इसमें देखिए ये इंक डाला जाता है, सारी चीज़ें हम प्रोसेस यहाँ तक दिखा सकते हैं वास्तविक रूप से, मूर्त रूप से जब दिखा रहे हैं तो बच्चे का कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, और उसके साथ साथ बोल भी रहे हैं ना। तो दृश्य और श्रव्य दोनों चीज़ें जब साथ में चल रही है तो बच्चों के मस्तिष्क पटल पे ज़्यादा चीज़ें वो धारण कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है छात्रों की सहभागिता। जो आप व्याख्यान दे रहे हैं जिस भी टॉपिक पे, तो बीच बीच में आपको क्या करना होगा, सहभागिता भी लेना पड़ेगा कि अच्छा बताओ भाई हमारे देश में कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं। ठीक है, हमने बताया ना, तो बताओ कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित कहेगा कि गन्ने का उत्पादन होता है सर जी ना, जिससे चीनी बनता है। चाय का भी उत्पादन होता है सर जी, वो बताएगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्या किया जा रहा है, सहभागिता उनसे लिया जा रहा है। ठीक है, या फिर उनका ध्यान अगर कहीं इधर उधर है तो सहभागिता लेने के लिए भी आप क्या, चलो बोर्ड पे आओ लिखो, हमने क्या बताया था, या ये चीज़ें जो बता रहे हो उसको बोर्ड पे लिखो। तो सहभागिता हम इस तरीके से भी लेते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच में सहभागिता अंतःक्रिया हो रही है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए व्याख्यान के दौरान बीच बीच में छात्रों से सहभागिता का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो शिक्षण है व्याख्यान वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो छात्रों से क्या करना है, सहभागिता आपको लेना है। ठीक, उसके बाद है कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब होता है क्रमबद्धता, क्योंकि जिस भी विषय वस्तु में जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर उसमें आप विशेषज्ञ नहीं हैं, कंठस्थ नहीं है, याद नहीं है कह सकते हैं, या फिर उसके बारे में आप विशेष रूप से जान नहीं रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, टीचर आता है 1-2 मिनट बोलता है फिर उसके बाद भूल जाता है ना, तो वो लगता है इधर उधर देखने, ऊपर नीचे देखने, कभी कभी हाथ, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली शिक्षण होना है, जो व्याख्यान होना है, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यू आपका कहीं ना कहीं ये व्याख्यान चलना चाहिए। शब्द भंडार आपके इतने होने चाहिए कि बच्चों को पता ही ना हो पाए, एहसास ही ना हो पाए कि टीचर को वो उस टॉपिक पे उतना जानकारी नहीं था, है कि नहीं। तो इसलिए तारतम्यता टूटना नहीं चाहिए ना, क्रमबद्धता जो बोल रहे हैं, जिस फ्लो में बोल रहे हैं वो आप लोग कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए कथनों में क्या होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। जब भी आप व्याख्या दे रहे हो तो उसमें क्रमबद्धता या तारतम्यता होना जरूरी है। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए, आप जब भी शिक्षण कार्य करें, जिस टॉपिक को लेकर के आएँ, तो उसकी पहले ही आप क्या कर लें, अध्ययन कर लें, उसकी जानकारी जब हो जाएगी समझ लें, अभ्यास कर लें पूर्व में, उसके पश्चात आप यहाँ आकर के शिक्षण का कार्य करें। तब आपके पास जब शब्द भंडार रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, कि जब भी आपको लगे कि हम विषय अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए बीच बीच में कि कभी आप मौन होकर के रुक मत जाइए, बच्चों से कुछ अंतःक्रिया कर लीजिए, कुछ ऐसे आप छोटे छोटे उदाहरण दे दीजिए ना। फिर उसके बाद उदाहरण जब आपको व्याख्या याद हो जाए कि नहीं, हाँ यहाँ पे था या उसके आगे ये था, फिर आप कंटिन्यू करिए कि चलो बेटा अब आते हैं व्याख्या स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर थे उसके आगे हम लोग समझते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका तारतम्यता या लयबद्धता टूटा था। तो टीचर के पास ये भी थोड़ी सी होनी चाहिए, कोई कविता आपको पता हो उसको बता दीजिए, चुटकुले बता दीजिए, तो बीच में ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं तारतम्यता को जोड़ने के लिए। व्याख्यान के बीच बीच में बोध प्रश्न का पूछना, हमारा व्याख्यान या स्पष्टीकरण कितना प्रभावशाली है, बच्चे कितना सीख पाए हैं, इसकी जानकारी ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना होगा, बोध प्रश्न पूछना होगा। और बोध प्रश्न आप कहाँ से पूछेंगे, जहाँ से हम व्याख्या अपना या जो व्याख्या हमने दिया है उसी व्याख्यान में से ही आप क्या करेंगे, अपने मेमोरी लेवल के आधार बच्चों के मेमोरी लेवल के आधार पर आप तुरंत ही क्या करिए,
प्रश्न का निर्माण कर लीजिए। प्रश्न का निर्माण करके बीच बीच में बोध प्रश्न पूछ लीजिए। एक दो बोध प्रश्न बच्चों से जब आप पूछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी पता रहेगा कि अच्छा जो व्याख्या दे रहे हैं सर, अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमको भी खड़ा करा करके प्रश्न पूछा जाएगा। और जब वो बताते हैं तो आप खुद स्वयं ही मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमारा व्याख्या जो है वो कितना प्रभावशाली था। अगर प्रभावशाली नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें सुधार की आवश्यकता है। हम उनके मानसिक स्तर पे आकर के अपना व्याख्या नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, या हम उनको व्याख्या तर्क संगत रूप से क्या क्यों कैसे का हम उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वर्णन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बोध प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो हम समय रहते अपने में क्या कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो इसलिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, बोध प्रश्न पूछने का एक रीजन और होता है कि बच्चे इसको ध्यानपूर्वक भी सुनते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो उनको लगेगा, आप तुरंत बोध प्रश्न पूछ करके ये देख लेंगे कि वो ध्यान दे रहा था कि नहीं दे रहा था क्लास में, कहीं उसका ध्यान बाहर तो नहीं था। तो इसलिए भी बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, व्याख्यान के बीच बीच में बोध प्रश्न आपको पूछने हैं। ठीक, उसके पश्चात जब बोध प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों का सही उत्तर भी प्राप्त होना चाहिए। अगर सही उत्तर प्राप्त नहीं है तो उससे भी आपको इवैल्यूएशन हो जाता है कि वो बच्चा जो था हमारे व्याख्यान में रुचि नहीं ले रहा था। तो हमको अब व्याख्यान ऐसा प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें वो सहभागिता ले, रुचि ले ना। तो इसके लिए जो पहला है, भाषा का आप प्रयोग। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग समझाने के लिए उनके व्यवहारिक स्तर पे नहीं आते हैं, उनके मानसिक स्तर पे नहीं आते हैं, उसको लेवल को आपको कहीं ना कहीं पकड़ करके व्याख्या देना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगा, तभी जो आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं उत्तर प्राप्त कर पाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, जो उत्तर आपको मिल रहा है तो आप अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं तब तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरे बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, खड़ा करवा करके प्रश्न, वही प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और जब जिस बच्चे से सही उत्तर प्राप्त होता है तब बाकी बच्चों को बताइए कि देखो बेटा ये ध्यानपूर्वक मेरे व्याख्या सुन रहा था, ये सही उत्तर बताया है। तो आप लोग भी क्या करिए, ध्यानपूर्वक कक्षा में ही जो बताया जा रहा है वो सुनिए, समझने का प्रयास करिए। अगर नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उस उत्तर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर भी प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए बोध प्रश्न आप भी कहीं ना कहीं पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है व्याख्यान कौशल के घटक जिसको आपको बखूबी इस्तेमाल करना है, और इस घटकों की सहायता से आप जितना ज़्यादा निपुण हो जाएंगे उतना कहीं ना कहीं आपका व्याख्यान कौशल निपुण होता चला जाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ध्यान में रख करके स्किल डेवलपमेंट करना है। और कहीं ना कहीं हर एक शिक्षक चाहता है कि वो कक्ष में जब जाए तो उसका प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान कौशल हो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।